हेलो एवरीवन। सो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अरमान फाइनेंशियल पे मेन फोकस रहेगा, लेकिन इसके साथ में और भी तीन चार प्लेयर्स हैं, उन पे भी एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। स्पंदना स्फूर्ति, सतिन क्रेडिट केयर, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, इन सारी कंपनीज को हमने लास्ट मंथ भी कवर किया था Q4 रिजल्ट कॉन कॉल के बाद में। सो अभी देखेंगे Q1 के रिजल्ट कॉन कॉल के बाद में जो रिकवरी की बात चल रही है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, वो अभी कहाँ पे स्टैंड करता है, इन तीनों चारों प्लेयर्स में कहाँ पे अच्छी पोजीशन लग रही है, कौन सा प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी आई है। सो ये सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो अरमान की कॉन कॉल से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, बिकॉज नंबर्स पे ज्यादा फोकस करने का मतलब नहीं है। नंबर आपको हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी का खराब भी दिखेगा। ज्यादा जो फोकस करना है वो मैनेजमेंट की कमेंट्री की तरफ करना है, और ऑफकोर्स एसेट क्वालिटी का कैसा ट्रेंड है उस पर फोकस करना है। अरमान की मैनेजमेंट का कहना है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का जो चैलेंज चल रहा था वो अभी भी वैसे कंटिन्यू है। ब्रॉडर लेवल पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। रूरल एरियाज में जो बोरोअर्स हैं उनकी इनकम इंक्रीज हुई है, थोड़ी सी रीपेमेंट का जो बिहेवियर है वो भी इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो इंप्रूवमेंट का ट्रेंड है ना, ये काफी इनकंसिस्टेंट है अक्रॉस रीजन्स। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के एक सिटी में आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो बाकी सिटीज में भी सेम चीजें देखने को मिले। मतलब उसमें इनकंसिस्टेंसी काफी ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि एक दो वीक्स में आपको दिखता है कस्टमर का रीपेमेंट बिहेवियर इंप्रूव हो रहा है कुछ कुछ एरियाज में, देन वापस से सडनली आप देखते हो कि डिफॉल्ट फिर से स्टार्ट हो गया। तो उस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन हाँ, ब्रॉडर लेवल पे पहले जो सिचुएशन थी उससे थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रही है। तो ऐसा इनका कहना है। कंपनी का कहना है कि माइक्रो फाइनेंस में अभी भी हमारा कंजर्वेटिव स्टांस है। इनका अगर आप लोन बुक देखोगे तो लास्ट ईयर था 2600 करोड़ के आसपास। इस क्वार्टर में आया है लगभग 2150 करोड़। तो वाई वाई लेवल पे ठीक ठाक डिक्लाइन हुआ है कंपनी का AUM, और ये ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। अरमान की मैनेजमेंट जो है ना वो एक्चुअली इसी तरीके से वर्क करती है। मतलब इनको इंडस्ट्री में जब भी दिखता है कि कलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले, मतलब बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में सबसे पहले आप देखोगे अरमान की मैनेजमेंट अपना जो लोन बुक का ग्रोथ है ना वो एकदम से कम कर देती है। अभी तो बिल्कुल इन्होंने लोन देना एक तरीके से बंद कर रखा है। और जब तक इनको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, रिकवरी वापस से पुराने लेवल पे आ गई है, तब तक आप नहीं देखोगे कि इनका लोन बुक जो है वो उस पेस से ग्रो कर रहा है। इसके साथ में ये भी चीज है कि जब इंडस्ट्री में टेल विंड होती है, सुपर टेल विंड्स होती है, तो यही मैनेजमेंट, यही बिजनेस जो है वो आपको 50-60% के का ग्रोथ भी दिखाता है। जब हम लास्ट अप साइकिल में बात करते थे अरमान फाइनेंशियल को, तो इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर आप Q3 तक देखोगे, Q3 ऑफ FY24 तक, तब तक इस कंपनी का AUM 40-50-60% से ग्रो करता था। तो इनको बहुत अच्छे से आइडिया है कि कब हमको गियर चेंज करना है। लेकिन अभी बिल्कुल ग्रोथ पे बिल्कुल फोकस नहीं है मैनेजमेंट का। प्रॉफिटेबिलिटी पे भी देखोगे तो कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, 15 करोड़ का लॉस है। क्रेडिट कॉस्ट वगैरह इंक्रीज हुए हैं, प्रोविजनिंग्स कंपनी को थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ी है। और Q1 वैसे भी सीजनली आपका वीक रहता है, तो इसकी वजह से 15 करोड़ के आसपास का लॉस आया है कंपनी का। मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा मतलब दो बुक है इनके बेसिकली, एक तो है माइक्रो फाइनेंस का, दूसरा है कंपनी का नॉन माइक्रो फाइनेंस। नॉन माइक्रो फाइनेंस में अरमान MSME में लोन देता है, टू व्हीलर का पोर्टफोलियो है इनका, और एक इन्होंने लास्ट ईयर माइक्रो लैब का पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था गुजरात में एंड आई थिंक तेलंगाना के अंदर। अभी दो तीन स्टेट्स के अंदर ही देते हैं। अभी तक उसमें 0 NP है, वो वाला बुक अच्छा कर रहा है। जबकि आप देखोगे बहुत सारे जो स्मॉल टिकट साइज सिक्योर्ड लोन है इंडस्ट्री में, उसमें डेलिक्वेंसी ज्यादा देखने को मिली है। अरमान के साथ में ऐसा केस नहीं है, अभी तक वो पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है। तो मैनेजमेंट कह रही है हमें हमारे बिजनेस में दो बिल्कुल अपोजिट मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक बिजनेस है माइक्रो फाइनेंस का, जहां पे वही रिकवरी का ही अभी भी कोशिश है हमारा कि चीजें धीरे धीरे स्टेबलाइज हों। और दूसरी तरफ जो हमारे नॉन माइक्रो फाइनेंस के पोर्टफोलियो हैं उनमें बहुत स्ट्रांग ग्रोथ मोमेंटम है। सब सारे बुक जो है वो काफी अच्छे पेस से ग्रो कर रहे हैं। क्रेडिट कॉस्ट अगर आप पर्टिकुलरली देखोगे इस क्वार्टर में कंपनी का, तो एक अच्छी चीज ये है कि लास्ट के कुछ क्वार्टर से इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जैसे इस क्वार्टर में 59 करोड़ का क्रेडिट कॉस्ट है, लास्ट क्वार्टर में ये 82 करोड़ था, और उससे पहले 68-70 करोड़ के आसपास था। तो डायरेक्शनली हमको ये दिख रहा है कि क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का इंप्रूव होता जा रहा है। मतलब वही जो मैनेजमेंट ने बताया कि ब्रॉडर लेवल पे चीजें धीरे धीरे हमको इंप्रूव होती हुई दिख रही है। हमने लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था, अरमान एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। सो इंडस्ट्री में की जो रेगुलेटरी बॉडी है एमफिन, उन्होंने तो कुछ रेगुलेशंस लगाए हैं। जैसे जिस बोरोअर ने 4 लेंडर से लोन ले रखा है वो फिर एलिजिबल नहीं होगा और फ्रेश लोन के लिए किसी बोरोअर का जो टोटल डेट है वो अगर 2 लाख हो चुका है तो अगेन उसको भी और फ्रेश लोन नहीं मिलेगा। इस तरीके के उन्होंने रेगुलेशंस लगाए हैं। लेकिन अरमान अपने पार्ट पे क्या कर रहा है कि ये बिजनेस की स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो अपनी खुद की अंडर राइटिंग को और स्ट्रेंथन कर रही है कंपनी। पहले क्या होता था, इनके जो लोन ऑफिसर्स हैं वो क्रेडिट अंडर राइटिंग में भी इन्वॉल्व होते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता था, बिकॉज लोन ऑफिसर का इंसेंटिव इसी पे डिपेंड करता है कि वो कितने लोन डिसबर्स कर रहा है, कितना ज्यादा AUM को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है।
तो अब इन्होंने क्या किया है लास्ट क्वार्टर से, जो ये जो दोनों डिपार्टमेंट है ना, इनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। मतलब जो लोन ऑफिसर है उसका काम है सिर्फ लोन डिसबर्स करने का और लोन को कलेक्ट करने का, और जो क्रेडिट अंडर राइटिंग की टीम है वो बिल्कुल अलग है। जैसे मॉर्गेज इंडस्ट्री के अंदर होता है, हाउसिंग लोन के अंदर होता है, बैंक्स में आप नॉर्मली सिक्योर्ड जो पोर्टफोलियो होते हैं उनमें इसी तरीके का फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। इससे होगा क्या, आपका जो ओपेक्स है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, वो इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि आपको नई टीम हायर करनी पड़ेगी, सिस्टम नया अलग से बिल्ड करना पड़ेगा। अभी तक इन्होंने अपने ये 180 माइक्रो फाइनेंस ब्रांचेस में कर दिया है, और कंपनी कह रही है ये ईयर के एंड तक, यानी बाय द एंड ऑफ FY26 सारे के सारे ब्रांचेस में हम इसको रोल आउट कर देंगे। अब इससे मैनेजमेंट का कहना है हमारा जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है ना वो 1% के आसपास इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमको क्रेडिट कॉस्ट में बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्रेडिट कॉस्ट मतलब मेरा जो फ्रेश प्रोविजन है उसमें मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इनका सबसे अच्छा जो नंबर इन्होंने दिया था कि जो अर्ली डेलिक्वेंसी होती है ना उसमें हमको 3 टाइम इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अर्ली डेलिक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने अप्रैल के क्वार्टर में कितने लोन दिए, उसमें से कितने कस्टमर डिफॉल्ट कर रहे हैं मेरे अगले 2-3 क्वार्टर के अंदर, मानी कि फ्रेश लोन में मेरा कितना डेलिक्वेंसी आ रहा है, कितना एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है। तो कंपनी कह रही है उसमें हमको 3 टाइम इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, सिर्फ इस चीज की वजह से कि दोनों टीमों को हम सेपरेट कर देंगे, हमारी क्रेडिट अंडर राइटिंग स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपका खर्चा बढ़ जाएगा। और इसी वजह से आप देखोगे कंपनी का कॉस्ट टू इनकम जो है वो 32% से बढ़ करके लगभग 43-44% हो गया। एक तो रीजन ये है कि ये इन्होंने दोनों चीजें अलग कर दी हैं। दूसरा, आई मीन इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए होता है ना कि उनके फैक्ट्री में मशीनरी है, सारा प्लांट वगैरह इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है, एम्प्लॉयज हैं, लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो क्या होगा, रेवेन्यू तो आ नहीं रहा लेकिन खर्चा है, तो आपका मार्जिन नीचे की तरफ जाएगा। सेम अरमान के साथ में भी हुआ है, कॉस्ट टू इनकम जो इनका बढ़ गया है ना 32 से 43-44%, वो सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ा है कि खर्चे बढ़ गए हैं। कॉस्ट टू इनकम कंपनी का इसलिए बढ़ा है बिकॉज AUM डी ग्रो कर रहा है और नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी का नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब ये कंपनी जब पीक पे थी, जब बाकी इस तरीके के सारे बिजनेसेस जब अच्छा टाइम चल रहा था, तो आई मीन 22-24% का इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते थे कस्टमर्स को, बोरोवर्स को, और उसके ऊपर से लोन बुक ग्रो करता था 30-40% से। तो नेचुरली जो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम है, यानी लैंडिंग बिजनेस के लिए आप मेन रेवेन्यू मान सकते हो उसको, वो कंपनी का 40-45-50% से ग्रो करता था उस पीरियड में। अभी आपने लोन देना ही बंद कर दिया है, आपने मतलब एक तरीके से लोन बुक आपका डी ग्रो कर रहा है 20-25-30% से। तो और उसके ऊपर से यील्ड भी कंपनी ने कम की है, इंटरेस्ट रेट जो पहले चार्ज करते थे वो अब काफी कम हो चुके हैं। और आपका जो मेन ऑफिसर्स हैं, लोन ऑफिसर्स हैं, वो आज लोन डिसबर्समेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो लोन कलेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो मतलब मेरा खर्चा उतना ही है लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा, इसीलिए कंपनी का कॉस्ट टू इनकम बढ़ गया है। मतलब इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग डीलेवरेजिंग हो रही है इन कंपनीज की आज के टाइम पे। बट मैनेजमेंट कह रहा है कि ऐसा कुछ एक्सेप्शनल आइटम नहीं है कि मतलब आगे चल के ये चीज सस्टेन रहेगी। एज एंड व्हेन इंडस्ट्री रिकवर करेगी, हमारा बिजनेस रिकवर करेगा, तो वापस से आपको दिखेगा कॉस्ट टू इनकम हमारा इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे के आउटलुक क्या दिया है कंपनी ने, सो इन्होंने एक तो ग्रोथ गाइडेंस कुछ दिया ही नहीं है, मतलब लोन बुक ग्रोथ कितना होगा कोई गाइडेंस नहीं है, क्रेडिट कॉस्ट कितना रहेगा कोई गाइडेंस नहीं है, निम का नंबर कितना रहेगा, मार्जिन वगैरह, इस पे भी कोई गाइडेंस नहीं दिया है कंपनी ने। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने बोला था कि हम अगले क्वार्टर में यानी इस वाले क्वार्टर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे गाइडेंस देने के लिए। बट मैनेजमेंट का कहना है कि चीजें इस तरीके से चेंज हो रही है, काफी डायनामिक है, तो हम अभी भी इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे कि कोई नंबर एक पर्टिकुलरली मार्केट को गाइड करे। अगले अगेन इन्होंने नेक्स्ट क्वार्टर के लिए बोला है कि Q2 में, मतलब आपका ये जो फर्स्ट हाफ है जो थोड़ा सा वीक सीजन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा, सो हम थोड़े से बेटर पोजीशन में होंगे आपको फुल ईयर में कुछ कोई एक नंबर गाइड करने के लिए। तो अभी कोई गाइडेंस नहीं है, लेकिन इन्होंने ये जरूर बोला है कि मॉनसून अक्रॉस इंडिया में अगर आप देखोगे ना तो काफी अच्छा हुआ है। अब इससे ऑफकोर्स जो AC कंपनीज होती है, समर कंपनीज होती है, उनके लिए खराब है, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, रूरल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो ये चीज काफी अच्छी है। आपकी आपकी एग्रीकल्चर की का आउटपुट अच्छा होगा, इसका मतलब फार्मर्स के लिए प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, उनका इनकम बढ़ेगा, रूरल पॉपुलेशन में इनकम बढ़ेगा। तो कंपनी इस चीज को काफी पॉजिटिवली ले रही है, और इनका मानना है कि जो हमने पहले गाइड किया था कि H2 ऑफ FY26 से हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री के लिए भी हमारे लिए भी सेम वो गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है कि Q3 Q4 हमारा बेटर होगा, रिकवरी भी अच्छी होगी उसके अंदर। देन पॉइंट आता है आपका कि अभी मतलब Q1 तो चलो आपका सीजनली वीक था, क्रेडिट कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया, और आपका मतलब NPA वगैरह कुछ बहुत डेलिकेंसीज वगैरह भी इंक्रीज हुए हैं। लेकिन अभी करंट मंथ में क्या परफॉर्मेंस है जुलाई और अगस्त के अंदर, तो इसमें कंपनी कह रही है अगर आप हमारा जीरो DPD, TPD ये सारे बकेट्स देखोगे ना तो इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जीरो DPD और फॉरवर्ड फ्लो का अगर आप फ्लो फॉरवर्ड का अगर आप बकेट देखोगे तो वो 98.98% के आसपास है,
जुलाई में भी और अगस्त में भी। अगस्त अभी आधा हुआ है, हाफ हुआ है, 14 अगस्त को इनका कॉन कॉल था, तो तब तक कंपनी कह रही है कि 98.8% पे ये मेंटेन है, तो ये काफी अच्छा नंबर है। जीरो डीपीडी होता क्या है, सॉरी जीरो बकेट होता क्या है? जीरो बकेट हो गया आपका कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने कस्टमर्स का ईएमआई मेरे पास ड्यू है और उनमें से कितने कस्टमर्स ने ईएमआई पे किया है। तो मतलब फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि जून में अगर 100 बोरोस ने मेरा ईएमआई मतलब मुझे टाइम पे ईएमआई दिया है, तो मेरा जीरो डीपीडी काफी अच्छा है, मतलब अगर वो 100% है। और फ्लो फॉरवर्ड क्या होता है? फ्लो फॉरवर्ड आपको ये बताता है लेंडिंग इंडस्ट्री के अंदर, पर्टिकुलरली माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, कि मेरा अर्ली डेलिक्वेंसी कैसा चल रहा है, मेरे एसेट क्वालिटी का अर्ली इंडिकेटर कैसा है। एग्जाम्पल के लिए मतलब जून में अगर 100 बोरोवर्स ने टाइम पे पेमेंट किया अपना ईएमआई का, अब इन 100 बोरोवर्स में से कितने बोरोवर्स ने जुलाई में वापस से टाइम पे पेमेंट किया, यानी कि इनमें से कितने कंसिस्टेंट रहे हैं, कितने कितने लोगों का बिल्कुल स्टैंडर्ड रहा है, जुलाई के अंदर भी उन्होंने अपना वो मेंटेन रखा है प्री पेमेंट का बिहेवियर। तो ये आपको फ्लो फॉरवर्ड बताता है। जैसे अगर आप ये चार्ट भी देखोगे, सो थोड़ा बेटर आपको इससे क्लैरिटी मिलेगा। जैसे ये ना आपको लोन की क्वालिटी बताती है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको ये पता चल जाता है कि अगर ये चीज इंप्रूव हो रही है 98 99% के आसपास है, इसका मतलब अब जो फ्रेश एनपीए का चांस है ना, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है लेंडर के लिए। तो जीरो बकेट इंप्रूव हो रहा है। और फ्लो फॉरवर्ड का मतलब कि जिन कस्टमर्स ने पिछले महीने टाइम पे दिया, उन कस्टमर्स में से 98 99% कस्टमर्स ने इस मंथ में भी टाइम पे पेमेंट किया है, यानी मेरी लोन की इंप्रूवमेंट ओवरऑल इंप्रूव होती जा रही है, सॉरी लोन की क्वालिटी मेरी ओवरऑल इंप्रूव होती जा रही है। तो ये इन्होंने जुलाई अगस्त का नंबर दिया है। और ये अच्छा इसीलिए भी है बिकॉज अगस्त में आप देखोगे तो काफी सारे फेस्टिवल्स हैं, हॉलीडेज हैं, इंडिपेंडेंस डे, राखी, आपका जन्माष्टमी वगैरह। और हॉलीडेज के टाइम पे इन जनरल देखा जाता है कि कस्टमर्स जो है ना, वो थोड़ी बहुत ईएमआई मिस कर देता है, मतलब एक आध ईएमआई मिस हो जाती है। कोई कोई जो कस्टमर है वो 15 प्लस बकेट में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे इनके साथ में वो चीज अभी तक नहीं हुई है, तो ये अगस्त का डेटा अच्छा है। देन एमएसएमई में स्ट्रेस है, हमने काफी सारे बैंक्स एनबीएफसी से सुना है, और ये कंपनी भी एमएसएमई के अंदर है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ब्रॉडर लेवल पे ये चीज बिल्कुल बिल्कुल सही है कि आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि अगर माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो एमएसएमई में प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज इन्होंने काफी अच्छा ये इंसाइट दिया है कि मनी जो होता है, कैपिटल जो होता है ना, उसको आप सेगमेंट वाइज डिवाइड नहीं कर सकते कि ये जो कैपिटल है वो सिर्फ हम माइक्रो फाइनेंस के लिए रख रहे हैं, या ये वाला कैपिटल सिर्फ एमएसएमई के लिए रख रहे हैं। अगर आप एक सेगमेंट का या किसी भी एक सेक्टर का कैपिटल रोकोगे ना, क्रेडिट को रोकोगे, कंट्रोल करोगे, तो उसका इंपैक्ट बाकी सारे सेक्टर्स पे भी पड़ेगा, बाकी सारे सेगमेंट्स पे भी पड़ेगा। तो अगर आप माइक्रो फाइनेंस में देखोगे, जो इंडस्ट्री लास्ट ईयर अराउंड 4.5 लाख करोड़ की होती थी, अभी इस इंडस्ट्री का जो एयूएम साइज है वो अराउंड 3.5 लाख करोड़ हो गया है। मतलब वाई वाई इतना बड़ा डिक्लाइन हमको देखने को मिला है सिर्फ 9 10 12 मंथ्स के अंदर, क्योंकि सारी कंपनीज आप देखोगे लोन देना ही बंद कर दिया उन्होंने। हालांकि मतलब बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा स्टेप है, लेकिन जो कस्टमर अपने बोरोवर्स का लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी ओवर लेवरेजिंग है, और जो उसका बिजनेस है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा, यानी उसका कैश फ्लो इंपैक्ट हुआ है। प्लस अगर आप उस पर और क्रेडिट का कंट्रोल लगा दोगे और कैपिटल फ्रेश उसको नहीं मिलेगा, तो उसका इंपैक्ट कहां पे होगा? उसके कंजम्पशन पे पड़ेगा, बाकी सारी एक्टिविटीज पे पड़ेगा। तो जो एमएसएमईज आपके इन रूरल एरियाज में हैं या सेमी रूरल एरियाज में हैं, उनको भी आप देखोगे एक जो बड़ा रीजन बताया जाता है डेलिक्वेंसी का, वो यही बताया जाता है, जो स्मॉल टिकट साइज जो सिक्योर्ड लोन में जो एनपीए बढ़ रहे हैं आपके 3 लाख 5 लाख 10 लाख के जो लोन होते हैं, उसमें है वो सिक्योर्ड लोन, लेकिन उस उनके भी जो मेन कस्टमर्स थे, ये सारे माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर्स थे, उनका उनका मतलब एक तरीके से कंजम्पशन रुक गया है, तो उनका भी बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, उनके भी इनकम पे इंपैक्ट पड़ रहा है। हालांकि अरमान के साथ में अच्छा केस क्या है कि इनका एमएसएमई का बुक अच्छा कर रहा है, अभी भी अगर आप इनका जीरो डीपीडी देखोगे तो मोर देन 99% है। तो कंपनी कह रही है इसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। एक तो हमने कलेक्शन वाले पार्ट पे बहुत अच्छा काम किया जब से हमको ये माइक्रो फाइनेंस में ये पेन देखने को मिला है। दूसरा, हमने अंडर राइटिंग पे काफी अच्छा कंट्रोल रखा हुआ है, काफी स्ट्रिक्ट अपनी अंडर राइटिंग को रखा हुआ है। और तीसरा पार्ट, कंपनी कह रही है कि मे बी लक हमारा अच्छा है, हमारे फेवर में है, तो अभी तक हमको उसमें एमएसएमई में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। देन आरओए पे गाइडेंस तो अगेन कोई दिया नहीं है इन्होंने, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप अरमान को देखोगे ना, तो जब इंडस्ट्री अच्छा करती है, अरमान का आरओए ऑन एन एवरेज 3.5% के आसपास रहता है, 3.5%। और जब इंडस्ट्री बहुत अच्छा करती है, स्ट्रॉन्ग टेल विंड होता है, जो लास्ट ईयर आपका जून दिसंबर तक था, जनवरी तक और दिसंबर तक था, तब इस कंपनी का आरओई 4.55% तक भी क्रॉस कर जाता है, मतलब अपने पीक पे। अभी इन्होंने गाइडेंस कोई नहीं दिया है, लेकिन ऑफ कोर्स आप आइडिया लगा सकते हो कि जब वापस से रिकवरी होगी तो इस बिजनेस में वो पोटेंशियल है।
कि 30% 25% का आरओई जनरेट कर सकता है ये लेंडिंग बिजनेस के अंदर, और आरओए 4.5-5% का। इसीलिए अरमान का प्राइस टू बुक भी आप देखोगे ना, तो अप साइकिल में सबसे प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है इसको मार्केट से, लगभग 5, 6, 7 तक का प्राइस टू बुक मिलता है इस कंपनी को। तो अभी तो इन्होंने बिल्कुल शटर डाउन रखा हुआ है, लेकिन वही है, वेट है अभी रिकवरी का। देन ये काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट इन्होंने शेयर करी है। एक्चुअली माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में अगर आप अरमान का, सीए ग्रामीण का, इन दोनों कंपनी का कॉन कॉल पढ़ोगे, सुनोगे ना, तो आपको पूरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे बड़े बैंक्स में हम एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को सुनते हैं, एनबीएफसीज में हम बजाज फाइनेंस को सुनते हैं, उस तरीके के इनसाइट्स ये शेयर करते हैं। अरमान की मैनेजमेंट का, जैसे आप बहुत सारे लेंडर्स को देखोगे आगे चल के वो सिक्योर प्रोडक्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं, इनका भी फोकस चेंज हो रहा है, मतलब इनका भी मिक्स जो है वो चेंज होगा, लेकिन टोटली सिक्योर की तरफ नहीं होगा। सो अगर आपको याद होगा, जब हम लास्ट साइकिल में अरमान को कवर करते थे, इनकी मैनेजमेंट उसी टाइम पे एक प्रॉब्लम बताती थी, एक इशू बताती थी इस इंडस्ट्री के अंदर, जॉइंट ये जो जेएलजी ग्रुप होता है उसको लेकर के इनकी मैनेजमेंट काफी अनकंफर्टेबल फील करती है जेएलजी लैंडिंग को लेकर के। तो इनका कहना है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में एक जो आप सबसे बड़ा चेंज देखोगे हमारे लोन मिक्स में, प्रोडक्ट मिक्स में, वो देखोगे जेएलजी और नॉन जेएलजी के बीच में। जेएलजी मतलब वो जो आप ग्रुप को लोन देते हो रूरल एरियाज में, तो कंपनी कह रही है कि वो आज हमारा 70% है, नॉन जेएलजी हमारा 30% है, अगले कुछ क्वार्टर्स में 50-50 हो जाएगा। क्योंकि इनका कहना है जेएलजी वाला जो मॉडल है ना वो काफी वीक हो चुका है आज के टाइम पे, और उसमें दो सबसे बड़े रिस्ट्रिक्शंस है, दो सबसे बड़े उसके ड्रॉबैक्स हैं। पहला तो ये है कि जेएलजी में होता क्या है, मतलब आप एक ग्रुप को लोन देते हो और उस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि अगर कोई भी डिफॉल्ट करेगा तो वो सब मतलब उसका जो वो रीपे है वो सबको करना पड़ेगा, सबके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। अब इसमें क्या होता है, उस ग्रुप में जो अच्छे क्वालिटी के कस्टमर्स हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, जिनका इनकम का फ्लो अच्छा है, उन कस्टमर्स का भी आप ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाते, क्योंककि वो उस ग्रुप के अंदर है, आपको सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। और दूसरा एक और लिमिटेशन क्या होता है कि उस ग्रुप में जो वीक कस्टमर्स हैं, मतलब जिनका फाइनेंशियल इनकम जो है वो इतना अच्छा नहीं है, पास का ट्रैक रिकॉर्ड भी रीपेमेंट का काफी खराब है, उन कस्टमर्स की तरफ भी आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो मतलब दोनों साइड से डाउन साइड है, जो अच्छे कस्टमर हैं उनका मैं बेनिफिट ले नहीं पाता ज्यादा, और जो बुरे कस्टमर है अननोइंगली मेरा वहां पे भी थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो कंपनी को जेएलजी वाले मॉडल से मतलब शिफ्ट करना है, अभी 70-30 है, 50-50 करने को देख रहे हैं। कहां पे शिफ्ट करेंगे, टोटली सिक्योर्ड की तरफ नहीं करेंगे, एमएसएमई करते रहेंगे, सिक्योर्ड बुक है वहां पे लोन बुक ग्रो करेगा, टू व्हीलर भी करता रहेगा, लेकिन जो इंडिविजुअल लोन है ना, ये भी माइक्रो फाइनेंस ही होता है, लेकिन इसमें आप इंडिविजुअल को देते हो, मतलब क्रेडिट अंडर राइटिंग जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, और उसको आप ज्यादा टिकट साइज का भी लोन दे सकते हो, क्योंकि अगर मेरा क्रेडिट स्ट्रेंथ मेरा अच्छा है, क्रेडिट प्रोफाइल मेरा अच्छा है, तब ऑफकोर्स मैं डिजर्व करता हूं कि 30-40,000 का क्यों, 70-80,000 का भी मुझे लोन मिलना चाहिए। तो उस कस्टमर्स के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो। तो कंपनी यही कह रही है, इंडिविजुअल लोन में हमारा शेयर बढ़ेगा, जेएलजी में हमारा शेयर कम होगा, 50-50 हो जाएगा अगले 3-4 क्वार्टर्स के अंदर। देन उसके बाद ये सारे पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिए, कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, ग्रोथ को लेकर के इनका कहना है, वही गाइडेंस तो दिया नहीं है, लेकिन इनकी मैनेजमेंट कह रही है कि ब्रॉडर लेवल पे चीजें इंप्रूव जरूर हो रही है, लेकिन जब जो साइकिल जो बहुत अच्छा होता है ना, जैसे अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक का जो साइकिल था वो बहुत अच्छा था, तो उसमें जो हमारा ये जीरो बकेट जो आज हम देख रहे हैं 98.8% है, उस टाइम पे ये हमारा जीरो बकेट जो है वो 99.3 99.4% के आसपास होता था। तो इस तरीके के स्ट्रॉन्ग रीपेमेंट बिहेवियर देखने को मिलता था हमको कस्टमर से, तब हम 40-50-60% पे अपने लोन बुक को ग्रो करते थे। आज जो है वो जरूर पास्ट के मंथ से हमको रिकवरी देखने को मिल रही है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि हम यहाँ पे एग्रेसिवली ग्रो करने को देखें। सो कंपनी का कहना है कि जब तक हमको 3 मंथ्स कंसिस्टेंटली ऐसा नहीं दिखता कि हमारा जो ये जीरो बकेट डीपीडी है वो 99% से ऊपर हो जाए, तब तक हम उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे लोन बुक को ग्रो करने में। प्लस इनको ये भी पूछा गया कि अगर आप माइक्रो फाइनेंस ग्रो नहीं करोगे तो आप एमएसएमई में और ग्रो कर सकते हो, अगर आपके लिए वो बुक अच्छा कर रहा है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि मतलब हम ये वाला अप्रोच नहीं फॉलो करते कि ग्रो करना है एट एनी कॉस्ट, मतलब वो वाला अप्रोच नहीं है हमारा। एमएसएमई हमारे लिए अच्छा कर रहा है नो डाउट, लेकिन हमको ये भी पता है कि ब्रॉडर लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे हमारे पीयर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं जो माइक्रो फाइनेंस में ग्रोथ बंद हो गई है, तो वो एमएसएमई की तरफ जा रहे हैं।
तो वहां पे रिस्क भी है। तो हम एमएसएमई में ग्रो जरूर करेंगे, टू व्हीलर में भी ग्रो जरूर करेंगे। इन्होंने ये फेस्टिव सीजन जो आपका स्टार्ट हुआ है इसके लिए काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है कि उन बुक में अच्छी ग्रोथ रहेगी। लेकिन आप बोलोगे कि इतना एग्रेसिव ग्रोथ हो जाए कि पूरे ओवरऑल बुक में हमको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिले, तो वो मैनेजमेंट अभी बिल्कुल मतलब उस पर फोकस नहीं कर रही है। इनका कहना है जब तक माइक्रो फाइनेंस खुद हमारा जीरो डीपीडी 99% से अबव नहीं जाता 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक, तब तक हम लोन बुक को ग्रो करने को नहीं देखेंगे एग्रेसिवली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एयूएम डिक्लाइन जो है वो आपका Q2 में भी चलेगा, यानी Q2 में भी Q1 के कंपैरिजन में AUM नेगेटिवली ग्रो करेगा। Q3 ऑनवर्ड्स इनका कहना है कि थोड़ी सी चीजें आपको स्टेबल दिखेगी, और आज के बेसिस पे हम आपको यही गाइड कर सकते हैं कि जो ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ जो है हमारे लोन बुक में, वो Q4 में हमको माइट भी देखने को मिले। एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दिया है कोई नंबर का, लेकिन एक इन्होंने इंडिकेशन दिया है कि Q4 में माइट भी हमको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिले। प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसा ट्रेंड रह सकता है, तो कंपनी का कहना है कि हमने 31-32 ईयर्स में ना सिर्फ 2 क्वार्टर्स में लॉस रिपोर्ट किया। एक तो ये अभी इस क्वार्टर में, और एक आई थिंक इनका Q3 ऑफ FY25 था जहां पे कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था। तो कंपनी कह रही है कि ये हमारा 31-32 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब इंटरनली जरूर हमारा एफर्ट यही रहेगा कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में लॉस ना हो, लेकिन जो अभी ग्राउंड पे सिचुएशन है उसको देखते हुए मैनेजमेंट कह रहा है कि Q2 में भी सिचुएशन बहुत क्लोज रहेगी। मतलब या तो ये लॉस रिपोर्ट करेंगे अगेन 10-15-20 करोड़ का, या फिर अगर प्रॉफिट भी आया तो बहुत माइनर सा प्रॉफिट आएगा, 2-3-5-10 करोड़ के बीच में। तो बहुत क्लोज रहेगा कंपनी का Q2 भी। लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में Q3 Q4 के लिए ये ओवरऑल रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके का कौन कॉल है अरमान का, मतलब चीजें इंप्रूव हो रही हैं। मतलब ये जो ऑनगोइंग मंथ्स हैं, Q1 ऑफ कोर्स आपका सीजनली भी वीक होता है और इस कंपनी के लिए इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आगे का जो इनका गाइडेंस है, जो कमेंट्री है, वो बिल्कुल सेम है जैसा Q4 में था, और जैसा बाकी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री और कंपनी से सुनोगे सेम वैसा ही इन्होंने गाइडेंस दिया है। तो अरमान का केस अभी ऐसा है कि Q4 में जब हमने इनको डिस्कस किया था ना, तब चीजें ज्यादा अच्छी लग रही थी। Q1 में Q4 के कंपैरिजन में आप बोलोगे कि कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, नहीं वैसा नहीं है। एक पॉजिटिव चीज ये है कि जो ये रीसेंट मंथ्स हैं और वीक हैं, आपका जो जुलाई गया है और अगस्त अभी तक जो गया है, वो कंपनी के लिए अच्छा गया है, उसमें कोई ऐसा खराब चीज देखने को नहीं मिला है। तो मतलब आप बोल सकते हो रिकवरी ऑन ट्रैक है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले के कंपैरिजन में चीजें बेटर हुई है, क्योंकि Q1 में लॉस रिपोर्ट कर दिया। और थोड़ी वैसे हम बोलने को बोल सकते हैं कि Q1 सीजनली वीक है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाओ, वो ज्यादा बेटर है रादर देन कि आप एग्रेसिव अप्रोच रखो। क्योंकि जब ये साइकिल खराब भी होता है ना, तो ऐसा आपको मौका नहीं देता है कि आप उन चीजों को समझ पाओ। लाइक आप लास्ट ईयर देखोगे जब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, Q3 के रिजल्ट के बाद और Q4 के रिजल्ट के बाद जब एनपीए बढ़ने शुरू हुए थे, तब भी कोई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम चल रही है, एक्सेप्ट अरमान की मैनेजमेंट, जिन्होंने सबसे पहले बोला था कि ओवर लेवरेजिंग का इशू चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर। सो उसीलिए आप थोड़ा सा ट्रस्ट और थोड़ा सा आपका कन्विक्शन बढ़ जाता है एक मैनेजमेंट को लेकर के। सिर्फ इन्होंने बताया था। इनफैक्ट Q1 के रिजल्ट के बाद भी जब कंपनीज के एनपीए बहुत बढ़ गए थे, क्रेडिट कॉस्ट बहुत बढ़ गए थे, तब भी ब्रॉडर लेवल पे कंपनीज का एक आप बोल सकते हो डिनायल मोड था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है इंडस्ट्री में। आपका जनरल इलेक्शन का टाइम है, हीट वेव का टाइम है, सिर्फ इसलिए हमारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है। Q2 में जब लास्ट ईयर जाके फाइनली एकदम से एक आप बोल सकते हो बबल जो है वो बर्स्ट हुआ, एनपीए इतने ज्यादा बढ़ गए और मतलब पूरी इंडस्ट्री में वेल नोन हो गया कि ठीक है अब तो प्रॉब्लम आ चुका है, तब जाके हर एक कंपनी से आपने वो एक्सेप्टेंस देखा कि ओवर लेवरेजिंग का इशू बढ़ चुका है और अब हमको कंट्रोल करने की जरूरत है, ग्रोथ वगैरह को कंट्रोल में लाने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप ओवर एग्रेसिव तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तो रिकवरी स्टार्ट भी नहीं हुई है, रिकवरी के पाथ पे हम चल रहे हैं। अरमान का वही केस है, लास्ट क्वार्टर जैसा ही ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो, चीजें ठीक है, अभी भी सेम व्यू है, सेकंड हाफ अच्छा रहेगा। एक अच्छी चीज हुई ये हुई है स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो प्राइस टू बुक इसका 2.2 चला गया था, माइट भी मार्केट थोड़ा सा ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था पहले ही, तो मार्केट ने पहले ही रिवॉर्ड कर दिया था, लेकिन नंबर्स उस तरीके के नहीं आए हैं, और ये पहले से आइडिया लग गया था बिकॉज बाकी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के साथ में भी ये सारा इशू देखने को मिला था। तो थोड़ा सा करेक्शन हो गया स्टॉक में, अभी प्राइस टू बुक 1.6-1.7 के आसपास है, तो ठीक ही है, 30-40% और करेक्शन, 20-30% और करेक्शन देखने को मिल गया है। लेकिन एक्सट्रीम बुलिश नहीं हो सकते, चीजें ऑन ट्रैक चल रही है अरमान के लिए, एंड ओवरऑल Q3 Q4 एक्सपेक्टेड है कंपनी के लिए अच्छा रहेगा, तो बाकी ट्रैक इसका कंटिन्यू रखेंगे। अब बात करते हैं जो बाकी के 2-3 प्लेयर्स हैं उनके ऊपर।
सबसे पहले तो स्पन्ना स्फूर्ति की बात करते हैं। स्पन्ना स्फूर्ति का वो जो राइट इशू उन्होंने रेज किया था 400 करोड़ का, वो कंप्लीट हो चुका है, एक बड़ा पॉजिटिव है उनके लिए। उनका Q1 अच्छा नहीं रहा है, वही लॉस रिपोर्ट किया उन्होंने 320 करोड़ के आसपास का। लास्ट क्वार्टर में भी लॉस था, इस क्वार्टर में भी लॉस है। हालांकि जो लॉस का अमाउंट है वो कम हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी 320 करोड़ का लॉस बहुत बहुत ज्यादा होता है इतनी इतनी छोटी कंपनी के लिए। तो इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। उनकी भी एनपीए वगैरह थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, मतलब अर्ली डेलिक्वेंसीज आप देखोगे तो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। लेकिन ये जो जुलाई अगस्त अगस्त अभी चल रहा है ना, इसमें उनका ट्रेंड थोड़ा सा ठीक देखने को मिल रहा है। ग्रोथ को लेकर भी Q1 बहुत अच्छा नहीं रहा है। हालांकि पूरे साल का उनका गाइडेंस है 20% का, कि 20% से हम लोन बुक को ग्रो करेंगे, और Q1 अच्छा नहीं रहा है। लेकिन जो जुलाई है ना, उसमें अगेन वापस से रिकवरी देखने को मिल रही है ग्रोथ में, क्योंकि Q1 में आई थिंक उन्होंने 280 करोड़ के आसपास डिसबर्समेंट किया था पूरे Q1 के अंदर, और सिर्फ जुलाई में कंपनी ऑलरेडी 260 करोड़ डिसबर्स कर चुकी है। तो ये आपको ये दिखा रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ग्रोथ पे तो आ रही है, और अभी भी इन्होंने पूरे साल का गाइडेंस मेंटेन रखा है 20% लोन बुक ग्रोथ का। स्पन्ना स्फूर्ति को ग्रोथ से ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो एसेट क्वालिटी में आ रहा है। आपका पोस्ट एनपीए जो फ्लो फॉरवर्ड वाला बकेट होता है, इसका मतलब क्या है कि जो कस्टमर मेरा एनपीए हो चुका है ना, वो मेरा बहुत तेजी से आगे आने वाले बकेट्स में जा रहा है। जैसे 90 डेज यानी 3 महीने हो गया, ईएमआई नहीं आया, उसको हम क्या बोलते हैं, एनपीए बोलते हैं, वो एनपीए डिक्लेयर हो चुका है। तो इस कंपनी के लिए क्या हो रहा है, वो 90 बकेट वाला जो कस्टमर है, वो बहुत तेजी से आगे 120 में भी जा रहा है, फिर आगे 150 में भी जा रहा है, और 180 में भी जा रहा है। मतलब फ्लो फॉरवर्ड कंपनी का एनपीए होने के बाद बहुत फास्ट हो रहा है, इसलिए इनको राइट ऑफ करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम ये लॉस देख रहे हैं। अब कंपनी का कहना है कि हमने मतलब बहुत सारे फिल्टरेशन लगाए हैं, क्रेडिट अंडरराइटिंग अपनी स्ट्रांग करी है, लेकिन जो पास्ट के हमने लोन दे दिए हैं और जिनसे एनपीए बन रहे हैं अभी, ये चीज कंटिन्यू रहेगी Q3 तक। मतलब Q2 में भी आप ये मान के चलो कि कंपनी लॉस ही रिपोर्ट करेगी मोस्टली, और Q3 में हमको थोड़ा बहुत उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इससे आपको क्या समझ में आता है कि इस कंपनी ने जो पास्ट में जो अंडरराइटिंग करी है लोन की, वो बहुत घटिया करी है, बहुत बेकार अंडरराइटिंग करी है। कि कस्टमर, इतने सारे कस्टमर जो आपके एनपीए होते हैं, उनमें से बहुत सारे कस्टमर आपके अगले बकेट की तरफ फ्लो करते जा रहे हैं, कि आपको एकदम से राइट ऑफ करना पड़ रहा है इतने फास्ट पेस पे। तो वो चीज बहुत खराब है इस कंपनी के लिए। इनकी क्रेडिट क्वालिटी दिखाता है कि बहुत खराब इन्होंने लोन दिया, मे बी सेक्टर में बहुत अच्छा टेलविंड था उसकी वजह से। अच्छी चीज ये है स्पन्ना स्फूर्ति के लिए कि जो अर्ली इंडिकेटर है अब वो इनका इंप्रूव हो रहा है। मतलब जो इन्होंने लास्ट ईयर लोन दिए थे, उनमें अगर आप जीरो बकेट फ्लो फॉरवर्ड देखोगे तो वो 95.3% है। लेकिन जो अभी इन्होंने इस क्वार्टर में लोन दिया है, अप्रैल से लेकर के जून के क्वार्टर में, उनका जो फ्लो फॉरवर्ड है वो 100% है। इसका मतलब क्या है कि जो कस्टमर मेरा अप्रैल से जून तक जिन्होंने मेरा ईएमआई दिया, वो सारे के सारे कस्टमर मेरे अभी भी ईएमआई दे रहे हैं। मतलब उनमें से एक भी कस्टमर जो है वो डिफॉल्ट नहीं हुआ है, जो अभी इन्होंने लोन देना स्टार्ट किया अप्रैल से। आप अगर इसमें लॉजिक लगाओगे, डॉट कनेक्ट करोगे, तो 1 अप्रैल से जो एमफिन का गार्ड रेल था ना, वो अप्लाई हो चुका है। कि वही मतलब 4 लेंडर को जिसने दिया है, वो 4 लेंडर से जो लोन ले रखा है, वो फ्रेश लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इन सारी कंपनीज के बहुत सारे कस्टमर जो है ना, वो एक तरीके से अब चले गए हैं, उनको कंपनी लोन नहीं दे रही। यानी अब ऑटोमेटिकली ये कंपनी जो फ्रेश लोन डिसबर्स कर रही है, वो बेटर क्वालिटी कस्टमर्स के साथ में कर रही है। तो ये चीज अच्छी है स्पन्ना स्फूर्ति के लिए। इसीलिए ये कॉन्फिडेंट है कि Q3 तक हमारा वो जो पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड था, पुराना जो बुक है, वो कंप्लीट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारा ग्रोथ तो आना ही है 20% का पूरे साल में, और प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये आपका प्रोग्रेस है पूरा स्पन्ना स्फूर्ति का। इनको भी आप उसी कैटेगरी में डाल सकते हो जैसा Q4 में हमने डिस्कस किया था, बिकॉज जो पोजीशन Q4 में थी, मोटा मोटा वही कंपनी की Q1 में भी है। अर्ली डेवलपेंसी बड़ी थी Q1 में, लेकिन अभी जुलाई अगस्त कंपनी का अच्छा चल रहा है। प्राइस टू बुक स्पन्ना स्फूर्ति का जरूर 0.8 है, लेकिन वैल्यूएशन जो है ना, वो सबसे लास्ट में आता है किसी भी बिजनेस के लिए। लेंडिंग बिजनेस में तो इन पर्टिकुलरली, मतलब सबसे लास्ट में वैल्यूएशन आपको देखना है, क्योंकि मैटर ही नहीं करता कि मतलब प्राइस टू बुक उसका 3 है, 4 है, अगर एसेट क्वालिटी कंपनी की खराब हो रही है। आई मीन आप एक तरफ देखो, एनबीएफसीज हैं जैसे एसबीएफसी फाइनेंस, इंडिया शेल्टर, कैपरी ग्लोबल, जो 3.5-4 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती हैं। होम फर्स्ट को देखो, 3.5-4 का प्राइस टू बुक मिलता है। तो एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे बुलिश होना है ना, बहुत एक्सट्रीम बुलिश होना है, तो मैं उन एनबीएफसी पे हो जाऊंगा। मुझे पता है कि वैल्यूएशन में ज्यादा पे कर रहा हूं, लेकिन उनका फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है, ट्रैक रिकॉर्ड इतना स्ट्रांग है कि वहां पे मेरा मेरा फिर भी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी अच्छा बन जाएगा। लेकिन इन कंपनीज में मैं उतना उतना एक्सट्रीम बुलिश नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क है। चाहे आपको बुक वैल्यू के नीचे स्टॉक दिख रहा हो,
सो वो पॉइंट है, यहाँ पे जो अप्रोच रखना है वो बहुत कॉशियस रखना है, स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है। तो Q4 से Q1 में आप कंपेयर करोगे तो कोई बहुत खास प्रोग्रेस नहीं है स्पन्ना स्फूर्ति का, चीजें ऑन ट्रैक है, वही धीरे धीरे आगे देखना है हमको कि चीजें कैसे चलती है इस कंपनी के लिए। तो ये है आपका स्पन्ना स्फूर्ति। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं सचिन क्रेडिट केयर पे। सचिन क्रेडिट केयर का नंबर वगैरह आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे बाकी कंपनीज का, ये कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को मिला नहीं है। थोड़े बहुत डेलिक्वेंसीज बढ़े हैं उनके भी, लेकिन लॉस रिपोर्ट नहीं किया उन्होंने, वो कंपनी प्रॉफिटेबल रही है Q1 के अंदर। मुझे पर्सनली सचिन क्रेडिट केयर, आई मीन आप बोल सकते हो थोड़ा सा बायस व्यू है, लेकिन आई मीन मुझे उनकी मैनेजमेंट और ये सारी चीजें देख के ना इतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है। बिकॉज लास्ट ईयर जब पंजाब में आपका वो कर्ज मुक्ति आंदोलन चल रहा था, और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को आप देखोगे, उनका तो पूरा पोर्टफोलियो एक तरीके से चला गया पंजाब का, इतने सारे एनपीएस बढ़ रहे थे हर एक क्वार्टर के अंदर, राइट ऑफ पे राइट ऑफ कर रही थी कंपनी। और उस टाइम पे भी ये कंपनी जिनका एलोकेशन यूपी, बिहार, पंजाब, जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देखा गया, सबसे ज्यादा ओवर लेवरेजिंग देखी गई, तो काफी रोजी पिक्चर उस टाइम पे ये बताते थे अपने बिजनेस का कि मतलब चीजें ठीक है, इतनी खराब नहीं है। आई मीन मैं ब्लेम नहीं कर रहा मैनेजमेंट को, बट इन सारी चीजों की वजह से वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आता। सो वो चीज है। और ये वाला कॉन कॉल भी अगर आप सुनोगे ना सचिन क्रेडिट केयर का, तो आई मीन ऐसा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बनता नहीं है। मैनेजमेंट ज्यादा फोकस अपने पास्ट के परफॉर्मेंस पे कर रहा है। जैसे वो बता रहे हैं कि लास्ट 6 ईयर्स पे उनका जो एवरेज आरओए है वो लगभग 2-3% के आसपास है, आरओई का नंबर 7-8-9% है, क्रेडिट कॉस्ट इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट रहा है। तो वो सब 6 साल की बात है, मतलब उसको देख करके हम क्या करेंगे। हमको तो फोकस इस पे करना है कि आज आप इस रिकवरी वाले फेज में कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो इन्होंने भी ग्रोथ गाइडेंस कुछ नहीं दिया है, किसी भी चीज का गाइडेंस नहीं दिया है। मतलब अगर आप लास्ट क्वार्टर का कॉन कॉल देखोगे तो इन्होंने बोला था अगले क्वार्टर में हम गाइडेंस देंगे, अभी इन्होंने ये भी नहीं बोला कि अगले क्वार्टर में देंगे, अभी ये बोल रहे हैं कि कोई गाइडेंस नहीं है हमारा। लास्ट 6 ईयर्स का वही परफॉर्मेंस इन्होंने दोबारा से रिपीट किया है कि इस तरीके की हमारी परफॉर्मेंस रही है। तो मतलब चीजें खराब नहीं है सचिन के लिए, लेकिन आप बोलोगे कन्विक्शन वाइज तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं बनता सचिन के ऊपर। इवन तो आप वही तो मतलब वैल्यूएशन देखोगे तो प्राइस टू बुक आपको 0.5 0.6 का दिखेगा, बट उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आप ये सोचो, आप अगर कोई घर खरीदने जा रहे हो, कोई गाड़ी लेने जा रहे हो, तो प्राइस आप बाद में देखते हो, पहले आप देखते हो कि आपको मिल क्या रहा है, क्वालिटी क्या मिल रहा है, फीचर क्या है, उसमें मटेरियल किस तरीके का यूज हुआ है। तो उसके बाद जाके हम प्राइस देखते हैं और फिर वहां पे नेगोशिएशन वगैरह स्टार्ट होता है। तो स्टॉक में भी, बिजनेस में भी वैसा ही है ना, पहले तो आप बिजनेस का फंडामेंटल देखोगे, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली उसको तभी रिवॉर्ड करेगा उसकी अर्निंग की विजिबिलिटी जब इंप्रूव होगी। जब तक अर्निंग विजिबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी तब तक चाहे वो स्टॉक 10 के पीई पे हो या 0 के प्राइस टू बुक पे हो, कोई मैटर नहीं करता। तो वही चीज है इनके साथ में भी। सो आई मीन चीजें ठीक हैं, लेकिन मुझे मेरा पर्सनली इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बनता नहीं है सचिन क्रेडिट केयर पे। बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे ऑफकोर्स, अगर कल को चल के मैनेजमेंट अपना कुछ गाइडेंस चेंज करता है, चीजें नंबर्स अच्छे रिपोर्ट करते हैं, तब तो ऑफकोर्स फिर तो हमको डिस्कस करना ही है। लास्टली अब फोकस करते हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। सो ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना माइक्रो फाइनेंस की, इसमें सीए ग्रामीण के एक तो नंबर्स अच्छे आए हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव है। दूसरा इसके साथ में आप ऐड कर सकते हो मुथूट माइक्रो फाइनेंस को। मुथूट माइक्रो फाइनेंस के नंबर्स अगेन आपको, मतलब वैसे आप देखने जाओगे तो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे, लेकिन इन्होंने जो लास्ट कॉन कॉल में बोला था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो नंबर्स बहुत बहुत अच्छे आए हैं इस कंपनी के। मतलब सबसे बड़ा मुझे इंप्रूवमेंट इनका देखने को मिला है रिकवरी के अंदर। पहले के मंथ्स में ना, पहले के क्वार्टर्स में, पूरे क्वार्टर में कंपनी ऑन एन एवरेज 6 से 7 करोड़ का रिकवरी करती थी। मतलब जो कस्टमर ने ईएमआई ड्यू कर दिया है, जो मतलब एनपीए हो चुके हैं, उसमें 6 से 7 करोड़ का एवरेज रिकवरी होता था पूरे क्वार्टर में। इस वाले क्वार्टर में Q1 में कंपनी ने 38 करोड़ का रिकवरी करा है, तो ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जबकि Q1 आपका सीजनली वीक क्वार्टर होता है। दूसरा एक और इसके साथ में क्या है, जो अभी जुलाई का मंथ गया है इसमें कंपनी 18 करोड़ रिकवर कर चुकी है। Q1 में पूरे क्वार्टर में कितना किया, 38 करोड़, और अभी जुलाई में अकेले 18 करोड़ की रिकवरी हो गई है। मतलब ऑलमोस्ट 50% आपने कर दिया पूरे क्वार्टर का। तो आई मीन नेचुरली आपका जो पूरे पूरे क्वार्टर का जो नंबर है रिकवरी का, वो और अच्छा आएगा, 55-60 करोड़ के आसपास आना चाहिए पूरे Q2 की अगर हम बात करें। दूसरा पॉइंट क्या हुआ है, क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर इस कंपनी का लास्ट ईयर क्रेडिट कॉस्ट था 9.5-10% के आसपास, बहुत हाई क्रेडिट कॉस्ट था, लॉस रिपोर्ट किया था इन्होंने भी। इस साल का इनका गाइडेंस था 4 से 6% का क्रेडिट कॉस्ट का। अब Q1 क्या है, सीजनली वीक क्वार्टर, ऑलमोस्ट सारी कंपनी, सारे बैंक्स, एनबीएफसीज के आप देखोगे ना तो क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। इस कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट 4.2-4.3% के आसपास आया, मतलब अपने गाइडेंस के लोअर रेंज पे कंपनी ने क्रेडिट कॉस्ट रिपोर्ट किया है। प्लस आई मीन इनको तो कॉन कॉल में बोला भी गया कि Q1 सीजनली वीक क्वार्टर में आपने इतना अच्छा क्रेडिट कॉस्ट रिपोर्ट किया, तो आपको गाइडेंस और अच्छा दे देना चाहिए।
तो मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी हमने जस्ट एक क्वार्टर पहले ही इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही गाइडेंस दिया था, तो अभी हमें नहीं लगता कि दोबारा गाइडेंस चेंज करना चाहिए। लेकिन इन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया है कि जो हमने आपको नंबर गाइड किया था 4 से 6% का, हम उसके लोअर एंड पे ही रिपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट माइट भी उससे भी बेटर नंबर हम रिपोर्ट करें पूरे ईयर के एंड तक, जिस तरीके का हमको रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो ये दो चीज काफी अच्छी है मुथूट के लिए। उसके बाद इन्होंने ना लगभग 4.4 लाख कस्टमर्स ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं जिनको ये कंपनी टारगेट कर सकती है अपने बाकी सारे प्रोडक्ट्स को लेकर के। वैसे तो आज के टाइम पे मुथूट माइक्रो फाइनेंस का लगभग 90-95% का पोर्टफोलियो है। इसके अलावा ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देते हैं, गोल्ड फाइनेंसिंग भी करते हैं, आई थिंक हाउसिंग का भी इनका पोर्टफोलियो है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स में कंपनी अपना एलोकेशन इंक्रीज करने को देख रही है ये सारे कस्टमर्स के थ्रू। इनका कहना है 25,000 करोड़ का हमारे पास मार्केट में अपॉर्चुनिटी है रिटेल पोर्टफोलियो में, ये सारे प्रोडक्ट्स में, जिसमें आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन, ये हाउसिंग लोन, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इसमें कंपनी अपना एलोकेशन इंक्रीज करने को देख रही है। प्लस ये जो 4.4 लाख कस्टमर्स इन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं, इनका सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर अगर आप देखोगे तो 730 प्लस है। मतलब उनका पास का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो कंपनी कह रही है कि ये क्रीम ऑफ क्रीम है। मतलब इतने सारे कस्टमर में एक ऊपर लेयर है जो बेटर क्वालिटी कस्टमर है, उसको क्रीम कस्टमर हो गया हमारा, और ये कस्टमर उसके उसके भी टॉप पे आते हैं। तो इन पे कंपनी फोकस करने को देख रही है, जो मोटा मोटा इनको 25,000 करोड़ का लोन बुक का साइज देके जाएगा। तो ये कंपनी का फोकस है। फिर इनका कॉस्ट ऑफ फंड इंप्रूव हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। फर्स्ट टाइम मुथूट माइक्रो फाइनेंस के लिए जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना, वो बिलो 10% हुआ है। प्लस कंपनी जिस रेट पे लोन देती है उसको इन्होंने इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ गए हैं। और मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी जो आरबीआई ने रेट कट किए हैं आपके, उसका पूरा बेनिफिट हमको बैंक से अभी नहीं मिला है, वो आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। तो Q2, Q3, Q4 इन तीनों में आप देखोगे हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना, वो और कम होगा। और जो हमने अभी यील्ड बढ़ाए हैं, इसका बेनिफिट भी हमारे हमारे निम के अंदर अभी पूरा नहीं आया है। तो Q3, Q4 में आपको दिखेगा कि हमारा यील्ड जो हमने इंक्रीज किया है उसका बेनिफिट निम के अंदर आएगा। तो मतलब क्या होगा इससे, कि जिस रेट पे मैं पैसा उठा रहा हूं वो और कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, और जिस रेट पे मैं लोन दे रहा हूं वो और बढ़ जाएगा। यानी मेरा जो मार्जिन है उसमें और इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का निम एक्सपेंशन इस क्वार्टर में भी हुआ है और पूरे साल में होगा, अगले तीनों क्वार्टर्स में होगा। क्रेडिट कॉस्ट पे कंट्रोल अच्छा है, आगे चल के और अच्छा होने की इंप्रूव है। आरओए का गाइडेंस कंपनी का 2% का है। लास्ट ईयर तो था ही नहीं, लॉस में थी। आरओए कंपनी 2% का टारगेट कर रही है। आरओई कंपनी 9 से 10% का टारगेट कर रही है FY26 के लिए। और फिर अगले साल के लिए इनका कहना है कि आरओए हमारा 4% तक चला जाएगा और आरओई 18 से 20% तक चला जाएगा, जिस तरीके का ये इन्वायरमेंट अभी देख रहे हैं। प्लस लोन बुक की ग्रोथ आई मीन Q1 में अच्छी नहीं रही है, लेकिन मैनेजमेंट का पूरे साल का टारगेट है 5 से 10% का। और मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल में बोला है कि Q1 सीजनली वीक रहा है हमारा, लेकिन जुलाई और अगस्त में जिस तरीके का हम डिसबर्समेंट देख रहे हैं वो मंथ ऑन मंथ बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है। तो पूरे साल में हम 10% से भी ज्यादा रेट से ग्रो कर सकते हैं। कोई गाइडेंस नहीं दिया है, कंपनी कह रही है Q2 में हम अपना गाइडेंस चेंज करेंगे। अभी हमारा सेम गाइडेंस है 5 से 10% का, लेकिन ये इन्होंने बोल दिया है कि इससे हम बेटर रेट पे ग्रो करेंगे और क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी हमारा लोअर एंड पे रहेगा। तो इस तरीके का पूरा सिनेरियो है मुथूट माइक्रो फाइनेंस का। अब ये बिजनेस क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज एक तो फंडामेंटल्स इनके इंप्रूव हो रहे हैं। ये वही जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि मोस्ट लाइकली पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में शायद सबसे बेटर नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करें, और सबसे अच्छा कॉन कॉल भी इनका लगा मुझे। मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट था इन सारी चीजों को लेकर के। दूसरा, अगर आप इनका वैल्यूएशन देखोगे ना, तो बुक वैल्यू पे ही ट्रेड कर रहे हैं ये। आई मीन 0.978 के आसपास का इनका प्राइस टू बुक है। सो वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है। फंडामेंटली बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, और अर्निंग विजिबिलिटी आप देखो 2% का आरओए ये टारगेट कर रहे हैं FY26 के अंदर। तो और चीजें ऑन ट्रैक है इस कंपनी के लिए, इंप्रूव ही हुई है ना Q4 से Q1 में। बाकी कंपनीज का हमने डिस्कस किया तो ऑलमोस्ट Q4 जैसा हाल है, या Q4 से थोड़ा और खराब ही हुआ है। इस कंपनी का Q4 से बेटर Q1 आया है। ये कुछ उन लैंडिंग कंपनीज के अंदर आता है इस पूरे पूरे लैंडिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें। तो इनकी अर्निंग की विजिबिलिटी बहुत अच्छी लग रही है, और साथ में वैल्यूएशन सपोर्ट है। तो चारों में अगर आप कंपेयर करोगे तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस सबसे बेटर लग रहा है आज के टाइम पे। वैल्यूएशन भी है, क्योंकि जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था आई थिंक 1.4 1.5 का प्राइस टू बुक इसको मिलता था और उस टाइम पे इंडस्ट्री में चैलेंजेस स्टार्ट हो गए थे। तो आप अज्यूम करो कल को चल के, जैसे सब पूरी इंडस्ट्री बोल रही है कि H2 अच्छा रहेगा, Q3 Q4 में रिकवरी देखने को मिलेगी, तो आराम से ये स्टॉक जो है वो वापस से 1.4 1.5 के प्राइस टू बुक पे जा सकता है। और अगर इनका आरओए 10% 12% तक गया तो आई मीन 2% का आरओई तो सॉरी 2% का प्राइस दो का प्राइस टू बुक तो कोई भी एनबीएफसी डिजर्व करता ही है इन जनरल। अगर हम बात करें तो बहुत आराम से यहां से डबल का पोटेंशियल है, अगर हम सिर्फ वैल्यूएशन की बात करें इस बिजनेस की। सेम आप अरमान के साथ में देखोगे, प्राइस टू बुक अभी 1.6 1.7 के बीच में है,
लेकिन जब इंडस्ट्री बहुत अच्छी करती है, रिकवरी आ जाती है, इंडस्ट्री में टेलविंड्स होते हैं, तो उसका प्राइस टू बुक 5-6 तक जाता है। इवन अगर नॉर्मल बेस में उसका प्राइस टू बुक 3 भी जाता है, तो उसमें 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 भी वैल्यूएशन यहां से डबल होने का स्कोप है। लेकिन ये हम बहुत बेस्ट केस सिनेरियो लेकर के चल रहे हैं, अभी ऐसा कुछ होगा नहीं होगा वो हमको ट्रैक करना है। बट हाँ, आप बोलोगे सबसे बेटर पोजीशंस कहां पे लग रही है, तो ये दोनों प्लेयर्स में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अरमान में इसलिए आ रहा है क्योंकि उनकी मैनेजमेंट का के ऊपर वो ट्रस्ट बनता है। बिकॉज उन्होंने सीए ग्रामीण ने इतने सालों से बहुत सारे साइकिल्स फेस किए हैं सक्सेसफुली, और डिलीवर करके दिखाया है। जब इंडस्ट्री अच्छा करती है वो सबसे फास्ट पेस पे ग्रो करते हैं, सबसे बेटर आरओई के नंबर होते हैं, सबसे बेटर एसेट क्वालिटी के नंबर होते हैं, और सबसे सबसे जल्दी मैनेजमेंट खुद आके ट्रांसपेरेंटली बता भी देती है कि हमको बिजनेस में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जैसे सेम आप इस क्वार्टर में भी देखो तो वो ओपनली बता रहे हैं कि ये इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है जुलाई अगस्त में, लेकिन हमको जब तक मतलब कन्विक्शन नहीं आएगा कि 3 मंथ्स तक लगातार 99% से ज्यादा का जीरो डीपीटी है, तब तक हम ग्रो नहीं करेंगे। तो बहुत ट्रांसपेरेंसी, बहुत कॉन्फिडेंस आता है ऐसी मैनेजमेंट के ऊपर, स्पेशली लैंडिंग इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है ना, कल को चल के वहां पे भी चीजें खराब हो सकती है, बट उसके लिए तो हम ट्रैक करते रहेंगे। तो आज के बेसिस पे आप देखोगे तो ये दो प्लेयर्स जो हैं वो काफी काफी बेस्ट लगते हैं। बिजनेस वाइज सीए ग्रामीण भी अच्छा है, लेकिन सीए ग्रामीण का वही इशू है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि वैल्यूएशन उसका बहुत हाई लगता है। ऑलरेडी 2.53 का प्राइस टू बुक है सीए ग्रामीण का। वो इसलिए भी है क्योंकि एक तो इंडस्ट्री का लीडर है, और क्रॉस साइकिल उसका आरओए का नंबर देखोगे आप तो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है लास्ट 3-5 ईयर्स का, अगर आप एवरेज लेके चलोगे तो। इसलिए मार्केट उसको काफी प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। लेकिन ग्रोथ उसका वही रहने वाला है, 15-20-25% के आसपास। तो वैल्यूएशन उसका ऑलरेडी काफी हायर साइड पे लगता है। उसके कंपैरिजन में मुथूट और अरमान ये दोनों बेटर प्ले लगते हैं आज के बेसिस पे। लेकिन हाँ, अप्रोच यहाँ पे बहुत कॉशियस रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जब तक चीजें हमको दिखे ना कि आगे चल के इंप्रूव हो रही हैं, क्लियर इंडिकेटर है, तब तक हमको बहुत बहुत बड़ा बैट नहीं करना है। तो वो सारी चीजें देख के अपना रिस्क रिवॉर्ड समझ के हमको डिसीजन लेना है। बाकी ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।